चलो भाई साहब, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और एग्जाम की तैयारी पर बिल्कुल पूरा फोकस आपका होगा। चलें, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसा भगवान से प्रेयर करता हूं कि आप सभी का जो आने वाला साल है वो बहुत बढ़िया हो, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएं और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करें। चलें साहब, सो जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं बिजनेस स्टडी की, उसमें आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो है असर्शन एंड रीजनिंग्स। क्योंकि असर्शन और रीजंस में प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। गेट लगा दो बेटा। तो एक बार अपन इनको समझने की बेटा कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया है, सारे चैप्टर्स के, जैसे कल एमसीक्यू करे थे कि हर चैप्टर के दो दो चार चार क्वेश्चन लिए थे, वैसे ही चैप्टर वाइज मैंने क्या किया है, कुछ असर्शन और रीजंस आपके लिए लिए हैं। इनका पर्पज ये है कि आप प्रैक्टिस करें एक बार और ये समझने की कोशिश करें कि सर हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजंस। चलेगा? मैंने कल आपको हल्का फुल्का कुछ समझाने की कोशिश की थी कि सर असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, और रीजन का मतलब होता है सर वो रिलेट करता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले स्टेटमेंट से, या तो वो रिलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर असर्शन और रीजन दोनों का कंप्लीटली बात करूं तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे ही रिलेटेड कुछ नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आंसर जो आपके रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। मैं एक बार आपको आंसर, कहीं तो मैंने नीचे लिए हैं, वो मैं एक बार दिखाता हूं आपको कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है आंसर का। करेक्ट ऐसे ही होता है। ए में क्या दिया होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये चार ऑप्शन ही आपको दिए होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ए एंड आर सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले स्टेप में ये पता करें, ये पता लगाएं कि जो ए और आर दिए हैं, शॉर्ट में ए और आर अब चलेगा, बार बार असर्शन और रीजन मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं है। तो ए और आर जो आपको दिए हैं, पहले आप पहले स्टेप में ये पता करो कि क्या वो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से एक सही एक गलत। ऐसा सबसे पहला आप ये पता लगाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि सर दोनों में से दोनों ही सही हैं, तो सर नीचे के दो जो ये ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे खत्म। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो पहले स्टेप में हम ये पता करने की कोशिश करें कि जो ए और आर हैं वो दोनों करेक्ट हैं या नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो दोनों ही करेक्ट हैं, से फॉर एग्जांपल, तो मेरे नीचे के जो सी और डी है वो हो गए हैं इलिमिनेट। अब मुझे काम करना है केवल ए और बी पर। अब आसान है बेटा। अब ए को इग्नोर करो, अब किसको फोकस करो, आर को। और आर क्या बताएगा बेटा, आर किसकी बात करता है, रीजन की। तो अब मैं क्या करूं, सिंपली सा आर को 2 से 3 बार पढ़ूं। मैं आर को क्या करूंगा, 2 से 3 बार पढ़ूंगा और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो रीजन है ना वो क्या असर्शन से कोई भी रिलेशन रख रहा है या नहीं। मैं ऐसा मानता हूं से फॉर एग्जांपल कि जो रीजन है बिल्कुल कहीं ना कहीं असर्शन से रिलेट करता है, तो फिर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। और नहीं रखता है तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा बी, क्योंकि सी और डी तो हमने ऑलरेडी ही इलिमिनेट कर दिए थे। बोलो ये बेसिक बात आपको समझ में आ रही? अब इसी बात को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। चले आओ साहब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं और उसमें आपको ए और आर दिए, ईयर हा सर। तो एक बार आराम से बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़कर देख लो। चल एक बार असर्शन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज द लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। करेक्ट है भाई साहब? दूसरा क्या लिखा है, आर में लिखा है एवरी बिजनेस रन इटसेल्फ इवन ऑन मोमेंटम। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमें यह पता करना है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं या नहीं है। क्या ए ट्रू है? क्या ए ट्रू है? तो पहला आपका जवाब आया कि हाँ सर, ए बिल्कुल करेक्ट है कि मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं लाइफ ब्लड होता है, लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है। दूसरा उन्होंने बोला एवरी बिजनेस रन इटसेल्फ इवन ऑन मोमेंटम। मतलब रीजन पे वो बोल रहा है कि जस्ट उसका ऊपर का उल्टा बोल रहे हैं कि सर बिजनेस तो मोमेंटम में भी चल जाएगा, उसको किसी और की जरूरत। तो मेरे हिसाब से तो ये आर क्या है, फॉल्स ही है। एक्सप्लेनेशन को तो भी गोली मारो, हम पहले स्टेप में ही
क्लियर हो गए हैं कि ए और आर में से आर क्या है, फॉल्स है। अब आप मुझे बताओ, अगर ए और आर में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो ऊपर का ए और बी खत्म हो गया। देखो कॉमन सेंस है। और अगर कल को दोनों ट्रू हुए होते तो सी और डी खत्म हो जाता। अरे करेक्ट ना? तो हमारा आंसर आना चाहिए कि सर ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ये शायद लिखा था डी ऑप्शन में, ये लिखा था ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो आपका आंसर आ गया, खत्म। बोलो चलेगा? तो आपको ए एंड आर इसी तरीके से ही सॉल्व करने। चलो इसी को और क्वेश्चन आगे अप्लाई करके देखते हैं। ये रहा सर नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। आराम से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे बेटा। चलें, आर्ट is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. If an organization has good management team which is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality product at reasonable prices. अब आप मुझे बताओ पहला स्टेप क्या था? क्या ए और आर ट्रू हैं? तो आंसर इज यस। तो सी और डी ऑप्शन क्या हो गए? अब मुझे ये देखना है कि क्या आर, मैंने क्या बोला था, ए को अब कॉन्सेप्ट नहीं, पहले आर को ध्यान रखो। क्या आर किसी भी तरीके से क्या एक ही बात कर रहा है कुछ? तो सर ये तो कोई भी बता देगा कि सर आर में की गई बात ए से कोई रिलेट कर ही, देखो ये अलग ही बात कर रहा है जबकि असर्शन अलग ही बात कर रहा है। तो सर ए एंड आर हैं तो करेक्ट, लेकिन आर ए के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ये जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सही है आपका, कि A and R are true but R is not the correct explanation of A। कितना आसान है साहब, बोलो चलेगा? आइए साहब आगे बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या सही है? सही है, सही है। चलें, रीजन क्या है साहब? It determine organizational goal and objective and is responsible for overall planning and control of। तो स्टेप नंबर 1 क्या आया? क्या दोनों सही हैं? हाँ। क्या आर करेक्ट ए का एक्सप्लेनेशन है? आंसर इज यस। तो आपका आंसर हो जाएगा वो वाला कि ए एंड आर करेक्ट, मतलब ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोलो समझ रहे बात को? बहुत शानदार, बढ़िया प्रदर्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 8। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। हाँ, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, तो प्रोसेस ही होता है। चले, मैनेजमेंट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज। बोलो, क्या ए और आर करेक्ट है, मतलब ट्रू है? क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर हो जाएगा ए एंड आर ट्रू एंड आर। चलेगा साहब? 9th का ए, कोऑर्डिनेशन इज अ वन टाइम फंक्शन ऑफ 9, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आर क्या है? तो पहला ए और आर में क्या दोनों ट्रू है कि गलत है? तो ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, नीचे तो बहुत आसान है, तुमने पहले ही बोल दिया कि ए फॉल्स है और बी ट्रू है, या मतलब आर ट्रू है, तो बस आप ये ढूंढ लो, जहां ये आंसर होगा वो हो जाएगा। बोलो सब समझ में आती बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, करेक्ट है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू द एफर्ट ऑफ पीपल विद डाइवर्स इंटरेस्ट, ये भी सही है। अब हमने ये पता करना है कि क्या आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ या ना। सो आंसर इज हाँ, तो हम बोलेंगे कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया। चलें, चैप्टर चेंज हो गया बेटा। ये अब आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन, सही है। वैल्यूज आर नॉट गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। बोलो साहब, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो बेटा ए तो ट्रू है, लेकिन आर क्या है? फॉल्स है। तो ऊपर के ए और बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉल्स वाले में तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई टेंशन आएगी नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये इसका इंपॉर्टेंस नंबर 1 था। रीजन क्या है? अडेरेंस टू दीज प्रिंसिपल विल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। क्या ए और आर ट्रू हैं? हाँ। क्या आर करेक्टली ए को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो साहब, बहुत बढ़िया। नहीं, ए तो सही है। आर क्या है? आर, इट डज नॉट हेल्प टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द, हाँ करेक्ट है बात, है ना। सो आर तो क्या हो गया है? फॉल्स। ठीक है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलें क्वेश्चन नंबर 8। यूनिटी ऑफ कमांड ऑलवेज बेटा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिजेंबल करता है। ए इज ट्रू। बी देख लो मालिक, इट प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही जवाब है। सो ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मिलिट्री में यूनिटी ऑफ कमांड चलती है हमेशा, वन हेड होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से देखें। Taylor insists that each job performed in the organization should be based on intuition and not on, अरे ये तो गलत है। टेलर ने तो उसका उल्टा बोला था, इंट्यूशंस पर नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब के खिलाफ थे ना वो तो साइंटिफिक डिसीजन चाहते थे। तो ए क्या हो गया है? फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी आता है शायद, कि जहां पर असर्शन फॉल्स होता है और रीजंस ट्रू होता है, वैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। बोलो। तो क्या ए ट्रू है? चलेगा। बी ट्रू है? चलेगा। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। चले, ये ऐसे कुछ आंसर्स थे। ये रहा नीचे है, देखो। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां कंसिडरेशन की बात हो। रीजन कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो ए एंड आर हैं तो करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलें अगला पढ़ें, और इसका रीजन है शायद ये ऊपर। एक सेकंड, हाँ, ये है इसका असर्शन, ये है इसका रीजन। बिजनेस एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ ऑल सच फैक्टर्स विच आर प्योरली मॉनेटरी इन नेचर। बिजनेस एनवायरमेंट कंसिस्ट, नहीं, ये तो दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं। सो क्या ए करेक्ट है? हाँ, और बी भी करेक्ट है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलेगा, जल्दी से पढ़े क्वेश्चन नंबर 3। ये तो ट्रू है। बोलो मालिक। So sir, A and R both are the correct हैं, but not the correct explanation. चले क्वेश्चन नंबर 4। सोशल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम ट्रेडिशन, हाँ यही बात करता है। हाई इन्फ्लेशन रेट एक्ट एज अ कंस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये ऑप्शन बी था। और कल मैंने आपको बोला था कि इनके साथ बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो तुक्का मारना है वो ऑलवेज मारना है बी को। ठीक है, लेकिन तुक्का ही मत मार देना। तुक्का कब मारना है? जब दिमाग ना चले। तो आप बोलो दिमाग ही तो चलता है नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लानिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ आंसर, अरे ये तो गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आता है जो कि उसमें असर्शन फॉल्स होता है और रीजंस करेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, सही है।
If there were no goal and standard, then finding deviation would be false है ये तो. चले. So A is true and B is false. चले. Question number. Planning work in a dynamic environment. Planning may not work. ये था तो ये तो false वाली कहानी आ गई. चले next. The first step in planning process is identify the object. जिसको बोलते हैं setting objective. हाँ वही बात है. चलेगा चलेगा बिल्कुल. The objective should be established for the entire organization as well as for each and every department. बिल्कुल सही है. So A and R both are true and B, R is the correct explanation of A. The manager has to evaluate each alternative with its positive and negative implications. सही है. It has to be done by giving more weight to various factors such as cost, risk. नहीं ये है तो ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलेगा साहब. कहां से है? It has to be done by giving more weightage to various factors such as cost, risk, benefit. मतलब pros and cons बोल सकते हैं ऐसा. ठीक है एक बार इसको चेक कर लेंगे अपन. और आगे आइए साहब. ये आ गया आपका ऑर्गेनाइजिंग. चलो. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि पार्ट होता है. अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. चलेगा साहब. आइए. ऑर्गेनाइजिंग लीड टू स्पेशलाइजेशन. बिल्कुल होता है. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जब हम करते हैं. इन ऑर्गेनाइजिंग क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कैन नॉट बी पॉसिबल. नहीं होता है. स्टेप नंबर 4 क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वाला वो वाला. ठीक है चले नेक्स्ट. ऑर्गेनाइजिंग लीड टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. बिल्कुल सही है. इन ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर जॉब आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट विच लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट. बिल्कुल उसमें अपन डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं लेकिन है तो ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वैसे हो सकता है यार. हाँ क्योंकि डिपार्टमेंट के थ्रू आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो. ठीक है चलें. द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट द अपर लेवल इज जनरली नैरो व्हाइल एट द लोअर लेवल स्पैन ऑफ वाइड. तो ज्यादा लोग तो ऊपर वालों के अंडर में ही रहते हैं क्योंकि सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली. तो इसका मेरे हिसाब से तो फॉल्स ही होना चाहिए. चलें नेक्स्ट. बिल्कुल सही है. फंक्शंस के लिए ही हम काम करते हैं. मिनिमम कॉस्ट लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलें नेक्स्ट. डिविजनल स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को ही लीड करता है. चलेगा. When organization is large and producing more product, functional structure should be followed. नहीं. अगर यहां पर प्रोडक्ट की जगह फंक्शंस बोला होता कि डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं तो फंक्शनल फॉलो करना चाहिए था. ठीक है बोलो साहब. There are more chances of managerial managerial development in functional structure. Managers perform multi-functions in divisional. नहीं multi-function क्यों करेंगे? तो मैनेजर थोड़ी परफॉर्म करेगा मल्टी-फंक्शन. There are more chances of managerial development and functional structure. नहीं उसमें भी बिल्कुल नहीं होगा बेटा. आप ये समझो ए क्या नहीं. आर को छोड़ दो पहले. ये सही है या गलत है वो डिसाइड करो. पक्का. There are more chances of managerial development in functional structure. मैनेजमेंट का या मैनेजर का ज्यादा डेवलपमेंट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर. क्यों? वहां तो लेकिन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है ना. हाँ कैसे होगा भाई? एज अ मैनेजर आपको एक ही फंक्शन को तो परफॉर्म करना है. अपन क्या पढ़ते हैं कि आपको मिलता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर. हाँ करेक्ट है
बी में, और सॉरी बी बोले तो आर, मैनेजर परफॉर्म मल्टी फंक्शन इन डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टी फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, प्रोडक्ट वाइज बांट देते हैं। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। तो फंक्शंस तो सब में फिर इंडिविजुअल होंगे ही ना अपने अपने। हाँ वो तो वही तो बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाइज मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके अंडर में हर प्रोडक्ट के अपने फंक्शंस होते हैं, होता तो ऐसा ही है ना। तो ए तो करेक्ट लग रहा है भाई, आर को लेकर थोड़े संशय है तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अभी मैं भी चेक करके बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, डेलीगेशन इज ऑप्शनल पॉलिसी? नहीं, डेलीगेशन कंपलसरी होता है। मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में कंपैरिजन करके बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, डेलीगेशन तो कंपलसरी है, तो ए ही फॉल्स है। और आर तो ट्रू है कि एक आदमी सारे फंक्शंस वैसे भी परफॉर्म नहीं कर सकता। चलो आगे आ जाते हैं, इसको हल्का सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट देखें बेटा, स्टाफिंग इज सीन एज जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो, बेसिक बोल सकते हैं। It is the responsibility of all the managers to directly deal with and select people for work in the organization. देखो ए तो ट्रू है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स टू डायरेक्टली डील विद एंड सेलेक्ट पीपल फॉर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ आर भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड है। बेसिक, नहीं सिलेक्ट करने, देखो ऐसा है ना, डायरेक्टली डील विद एंड सेलेक्ट पीपल फॉर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ऐसा है कि आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बात तो वही कर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं सब सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है, उसी का ही पार्ट है। चलें जल्दी पढ़ो। स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शंस। प्लानिंग को तो फॉलो करेगा, डायरेक्टिंग को फॉलो, उल्टा डायरेक्टिंग फॉलो करती है। चलें सो दूसरे का होना चाहिए साहब, आपका ए हो जाएगा फॉल्स, बी मतलब आर, हाँ ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 3, increase in the scope of work lead to replacement of personnel manager with human resource manager। ठीक है आगे, introduction of factory system recognized human factor as the most important instrument of success in the, okay देखो हैं तो दोनों सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या दोनों सही हैं? प्लेसमेंट refers to placing appointed person on the job for which he has selected, सही है। when vacancies are filled through internal promotions the scope for induction of fresh talent is reduced। दोनों ही सही हैं, है तो दोनों सही बिल्कुल। internal scope of induction of fresh talent, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी दोनों हैं ट्रू। रिक्रूटमेंट इज अ, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट ऑलवेज अ पॉजिटिव, क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हम पूल ऑफ कैंडिडेट बनाते हैं ना। दोनों हैं, चलो साहब आ जाओ 14। हाँ सही है बिल्कुल। ट्रांसफर इज प्रैक्टिकली अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, वर्टिकल भी होता है
हॉरिजॉन्टल होता है, उसको तो हम, वर्टिकल को तो हम प्रमोशन बोलते हैं, जब हम ऊपर भेजते हैं उसको बोलते हैं प्रमोशन, उसको बोलते हैं वर्टिकल। सो ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल, तो ये रीजन तो भाई साहब गलत है, ठीक है। Employees are trained on the job by a colleague or by their immediate supervisors. Employees are rotated from one job to another in some planned manner in order to learn and develop all-round work, all-round knowledge. Sorry, चलो। Employees are trained on the job by colleague or by their immediate supervisors is correct. And R क्या है? Employees are rotated from one job to another in some planned manner in order to learn. बिल्कुल दोनों ही सही हैं, but R is not the correct explanation of, नहीं और भी साथ में लिखा ना बेटा। ऑन दी जॉब में बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, सही है, क्योंकि ऑफ दी जॉब की होती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आफ्टर क्लियरिंग ऑल टेस्ट एंड इंटरव्यूज द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू गिव रेफरेंस ऑफ हिज, ये बिल्कुल सही है, सारे टेस्ट और इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है ना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जैसे, उसके बाद ही होता, बट ये रीजन इसका सही नहीं है। चलें, सुपरविजन का मतलब यही होता है, सीइंग फ्रॉम दी अबव होता है, बिलो नहीं होता है मालिक, तो यही गलत है आपका। A supervisor may be designated as superintendent, foreman, section officer and section in charge, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। Supervision is considered as a function performed by supervisor only at lower level in the organization. Supervisor lower level पर ही होता है, तो दोनों ही बातें सही हैं और मेरे हिसाब से आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो पक्का? ऑफर्ड सच एज अलाउंस हाउसिंग, ठीक है। रीजन एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड ऑफ, ठीक है, दोनों ही सही है बिल्कुल, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बात हो रही है ना वो, हाँ नीचे वाला नॉन फाइनेंस वही बोलने वाला था, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट। जॉब एनरिचमेंट रिफर्स टू गेटिंग अ फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एनरिचमेंट का मतलब होता है वैरायटी ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डेमोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन, बिल्कुल डेमोक्रेटिक लीडर यही होता है। फ्री रेन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that reward and punishment both can be given depend upon the, हाँ सॉरी, नहीं बट फ्री रेन का मतलब, फ्री रेन मतलब लेजी स्फेयर ही होता है, हाँ वही होता है फ्री रेन भी, बट फ्री रेन अजम्पशंस जो होता है वो तो अजम्पशन ये होता है कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले लो, जब भी रिसोर्सेज वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आर मेरे हिसाब से तो गलत है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट, सही है। लीडर फॉलो अ टैगलाइन आई वांट यू टू डू दिस, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो यही तो बोलता है। चलो 12, द लीडर ऑफ दिस, कौन सा, अ लीडर फॉलो टैगलाइन लेट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व, मतलब ये डेमोक्रेटिक की बात है। द लीडर ऑफ दिस स्टाइल के फुल फ्रीडम, नहीं वो लेजी स्फेयर होता है, तो आर गलत है बेटा।
communication getting distorted and delayed in organizational barrier. In a complex organization, structure number of filtering point are more. हाँ, filtering मतलब जब आपका मैसेज पास होता है. बोलो साहब. 17 का ए सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चले क्वेश्चन नंबर 18. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. दोनों भी सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. चलें बोलें. ऑल डिपार्टमेंट ओनली फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. ये तो कहीं गलत नहीं लग रहा. हाँ, तो ये तो गलत ही है बेटा. स्टैंडर्ड रिफर्स टू टारगेट. नहीं, ऑन ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल पर्सनल खुद के, खुद के. स्टैंडर्ड रिफर्स टू टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. सही है. और आर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड. आर सही है. हाँ? नहीं, आप नीचे वाला पढ़ रहा है, ऊपर वाला पढ़ रहा हूं मैं. नहीं, मैं 7th की बात कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं प्लानिंग कहां से आ गई इसमें. मैं बात कर रहा हूं बेटा 7th क्वेश्चन की. ये करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 8. द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड. बिल्कुल सही है. आपका डेविएशन कितना, उसके हिसाब से हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं. कंट्रोलिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर. नहीं, प्लानिंग प्री चलेगा साहब. तो आर गलत है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीज मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. नहीं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो कुछ अलग ही बात बोलता है. ठीक है साहब. कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. सही है. कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर. बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड बी लोअर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. सही बात है. अगर आप मंदी के दौर में चलोगे तो वहां पर बेसिकली आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी. सीजनल फैक्टर अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. The capital budgeting decisions are crucial and should be taken with a cautious approach. क्योंकि capital budgeting decisions are long term. These decisions result in substantial portion of capital fund being blocked in the. correct है बेटा और correct explanation भी है. बिल्कुल सही है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है. शेयर होल्डर वेल्थ इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस. ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. क्योंकि शेयर होल्डर वेल्थ कैसे बढ़ती है, जब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होंगे. चलो नेक्स्ट. नहीं, वो तो वर्किंग कैपिटल होती है. तो आर तो गलत है. दोनों ही सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. लीगल कंस्ट्रेंट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन ऑफ एनी फर्म. बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों लीगल कंस्ट्रेंट चेक नहीं करोगे. सॉरी,
अरे लीगल कंस्ट्रेंट होते हैं, लीगल प्रोविजंस, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब तो होता कोई भी रुकावट, वो लीगल भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है, बट आपको ध्यान तो दोनों का ही रखना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलें। While granting loans to the company, sometimes the legal lender may impose। बेटा ये कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट का है, ये लीगल का है, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अरे चलता क्या कि सही है? ये भी सही है, भी तो बोला, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट की कहानी है और ये लीगल कंस्ट्रेंट की या लीगल प्रोविजंस की कहानी है। ये थोड़ा सा देखना ब्लर हो रहा है तो शायद दिख रहा होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट एन एसेंशियल फाइनेंशियल प्रोसेस। नहीं गलत, मतलब चाहिए है ना अपन को तो फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। दी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंश्योर प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड। हाँ, जब जब जितना जितना फंड चाहिए तब तक उतना फंड अवेलेबल रहे। दी फाइनेंस मैनेजर हैज टू सी दैट दी कंपनी डज नॉट, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर क्रूशियल एंड शुड बी टेकन विद द, ये तो वही आ गया है, करेक्ट है। Abandoning a project after heavy investment is quite costly in terms of waste of fund, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स। तो अगर बेटर टर्नओवर रेशियो आपको चाहिए है तो मे बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट अटाइड, मतलब कम डेटर में अगर पैसा फंसाओगे तो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिजल्ट इन लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज द नीड ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, हाँ बिल्कुल, कंपटीशन लेवल हाई होगा तो आपको स्टॉक मेंटेन ज्यादा करना पड़ेगा। कंपटीशन में फोर्स द फर्म टू कट शॉर्ट द लिबरल क्रेडिट टर्म्स, लिबरल क्रेडिट में फोर्स द फर्म टू कट, नहीं मेरे हिसाब से तो ज्यादा देना पड़ेगा आपको कंपटीशन के हिसाब से, तो ना क्रेडिट पॉलिसी तो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ बोलो, तो मेरे हिसाब से आर तो गलत है और ए ट्रू है। चलो मार्केट पर आ गए हैं। बिल्कुल, क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी इन दी फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही होता है बेटा, पहला फंक्शन यही था। बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो साहब। क्या भैया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑल्दो परमिटेड टू ट्रांजेक्ट इन दी सेकेंडरी मार्केट डू नॉट नॉर्मली डू सो, मतलब नहीं, मैं तो मतलब पूछ रहा हूं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्यों नहीं कर सकता सेकेंडरी मार्केट में? बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं करता? नहीं क्यों, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता भी है, तो मेरे हिसाब से तो ये असरसन ही सही नहीं है। ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर एंजॉय हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, ये सही है, और हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है। बिल्कुल सही है, कॉल रेट बढ़ेगा तो अदर जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो सस्ते हो जाएंगे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, नहीं देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। आप उसके जस्ट कॉल मनी के जो पीडीएफ है ना, उसमें कॉल मनी के नीचे ही लिख रखा है मैंने, सो ये गलत है। अ कंपनी कैन रेज द कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस डिवेंचर लोन डिपॉजिट, सही है। द प्राइमरी मार्केट इज नोन एज, नहीं प्राइमरी मार्केट को मनी मार्केट कहाँ बोलते? कैपिटल मार्केट के दो टाइप होते हैं ना राजा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे को बस हार्ट अटैक ही आने वाला था। द सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बिटवीन बायर एंड, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। कंपनीज कैन सेल द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी डायरेक्टली टू इन्वेस्टर थ्रू एन इंटरमीडियरी, ये भी सही है।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? नहीं, नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ये तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन पर से है, ऑफर फॉर सेल है ये तो। चलो, a stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined. ठीक है, it is a truth that speculations are illegal and there is no scope for it in the stock exchange. ये false है, speculation होता है। SEBI levies fees and other charges for carrying out the purpose of the act. SEBI is the watchdog of stock exchange. दोनों ही सही हैं, और मेरे हिसाब से रीजन भी सही है, क्योंकि फीस तो स्टॉक एक्सचेंज को लगती ही होगी। सेबी प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, सही है। से वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा। लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्शन फिलॉसफी क्या पर करती है बेटा? इंप्रूविंग द प्रोडक्शन, नहीं, इंप्रूविंग द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है। प्रोडक्शन तो यही बात करता है। It is assumed that buyer can be manipulated. रीजन सही है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो बायर को, बिल्कुल हो सकता है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसने वो कहां बोला? रीजन तो सही है ना कि बायर को तो मैनिपुलेट कर सकते हो, रीजन तो सही है ना, वो उससे कनेक्टेड नहीं है। चलो, ये तो असर्सन ही गलत है। ट्रू, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। The job of the marketer is to add to the value of the product so that customer prefer it is relation to competing product and decide to, बिल्कुल सही बात है। एज एन मार्केटर मैं अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एड करना चाहूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीद कर आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें। A product will be purchased only if it is perceived to be giving the greatest benefit for the value for money वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, सही है, दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बिल्कुल सही है, सजेस्टिव होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी इंडिकेट दी क्वालिटीज ऑफ दी प्रोडक्ट, दोनों ही सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि उनका ट्रेडमार्क है, क्योंकि लीगल प्रोडक्शन ले लिया, सही है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ए फॉल्स है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और दोनों रीजन भी करेक्ट है। क्योंकि इट इज अ लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ना। बट आर गलत लग रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट थोड़ी करता है, वो तो पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करती है, वो तो हाँ ओनली उसका काम इंफॉर्मेशन का है। सो मेरे हिसाब से आर रॉन्ग है। बिल्कुल करता है, क्योंकि प्रमोशनल की जो भी आपके एफर्ट रहते हैं वो आप उस पर डाल सकते हो। लेबल में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग अटैच टू प्रोडक्ट टू कॉम्प्लेक्स, हाँ वो चलेगा, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों ही सही है। एडवर्टीजमेंट कवर लार्ज, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही अलग होते हैं। एडवर्टीजमेंट अलग होता है, सेल्स प्रमोशन अलग होता है, जिसमें आप बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह यूज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग का शॉर्ट टर्म, हाँ ये शॉर्ट टर्म होते हैं, सेल्स प्रमोशन ऑलवेज शॉर्ट टर्म होते हैं, तो रीजन गलत है बेटा। पर्सनल सेलिंग इज अ पेड एंड इम्पर्सनल, नहीं पर्सनल फॉर्म होता है, तो असर्सन आपका गलत है। सेड टू बी अ
किंग, बिल्कुल देयर इज अ नीड फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कीवी टेम्परेचर अकेले बोलने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, हमें और उनके लिए जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया वैसा कुछ करना पड़ेगा। कीवी टेम्परेचर, कंज्यूमर इज अ किंग, लेट दी बायर बी अवेयर, वो वाली कहानी ना, पहले चलता था कीवेट हाँ वेंडिटर, लेट दी, हाँ वैसा कुछ, ये लिखा है यार बुक में अपन ने कहीं तो, लेट इट इज नेसेसरी टू एडुकेट द कंज्यूमर टू क्रिएट अवेयरनेस, सही है। कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर आर नॉट मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ ये भी सही है, ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों बातें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस हो गया, चलो लास्ट के दो और बचे, एक बार जल्दी से देख लो। सही है, लास्ट देखो, सही है, असर्सन बिल्कुल सही है, रीजन क्या है, कीवेट वेंडिटर पहले होता था, अब तो कीवेट एम्पटर यूज होता है, तो रीजन, रीजन इज फॉल्स। हाँ 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 हाँ, तो ये थे मेरे हिसाब से, मैंने गिने तो है नहीं, अब जितने भी हो गए हो 90 असर्सन एंड रीजन हो गए हैं मेरे हिसाब से। टाइम में एक बार आपको बता देता हूं कि हमने टाइम लिया है अप्रोक्स 40 मिनट के लगभग, तो 40 मिनट में हमने 90 के लगभग असर्सन एंड रीजंस सॉल्व कर लिए हैं, चलेगा साहब। सो ये भी एक आपकी प्रैक्टिस हो गई है असर्सन एंड रीजंस की, कल हमने की थी किसकी, एमसीक्यूज की, चलेगा। चलो साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।